हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ इवेंट्स आते हैं और ऐसे न्यूज़ इवेंट जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या अगर हम देखें स्टेट सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर वहाँ पे आता है तो उसे हम यहाँ पे कवर करते हैं। 10 एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम देखते हैं। हर एक एमसीक्यू में 3 स्टेटमेंट होते हैं जिससे मैक्सिमम नॉलेज मिले आपको करंट अफेयर का। साथ एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में मिलता है, हिंदी मिलता है। तो इस तरह का जो सेशन अभी यूट्यूब में नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे इसे करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो देखें। पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। बात करते हैं आज के पहला जो एमसीक्यू किसके बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। अभी क्या रिपोर्ट आई है अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट आई जिसे कहा जाता है ग्लोबल मीथेन स्टेटस। इसका मतलब क्या कि ग्लोबली अगर हम बात करें मीथेन का क्या स्टेटस है ना। मतलब मीथेन अगर क्या है, मीथेन अगर हम बात करें तो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसमें मीथेन को लेकर एक रिपोर्ट आई। अब न्यूज़ क्या है, रिपोर्ट किसने पब्लिश की, ये भी हम देखेंगे। पूरा स्टैटिक यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट ये बनाता कौन है। तो आपने यूनेप नामक संस्था के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है। केन्या की कैपिटल नैरोबी। अब नैरोबी केन्या कहाँ पे है, तो केन्या कहाँ पे है, अफ्रीका में है। कहाँ पे, अफ्रीका में। और अफ्रीका में एकमात्र यूएन की कोई संस्था जिसका हेडक्वार्टर है, पहली बात ये। दूसरा, एक और संस्था यहाँ पे मिलकर काम करती है, इसमें CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, इन दोनों के द्वारा काम किया जाता है। अब इस रिपोर्ट का कोई पर्पस भी होगा, तो क्या उद्देश्य होता है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट का उद्देश्य होता है कि ग्लोबली जो मीथेन का जो इमिशन चल रहा है उसे मिटिगेट किया जाए, मिटिगेशन करना, न्यूनीकरण करना या कम करना ग्लोबल का जो मीथेन इमिशन है। ठीक, तो ये यहाँ पे पर्पस था। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर हम रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है कि द ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट जॉइंटली प्रोड्यूस यूनेप एंड क्लाइमेट कोalition, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मीथेन इमीटर। यहाँ पे ये ट्रिक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इसे नहीं कर पाएंगे। तीसरा, एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया मीथेन इमिशन। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा मीथेन इमिशन होता है अगर हम बात करें। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में खास तौर पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर आपने देखा होगा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहा जाता है, क्या पशुपालन में गोबर वगैरह, इसके अलावा मीथेन के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में जब हम रसायन डालते हैं खेतों में उससे मीथेन इमिशन होता है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है ना कि इंडिया सेकंड भारत तीसरा सबसे बड़ा इमीटर है। कौन सा तीसरा सबसे बड़ा इमीटर, तो ये तो आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट इसमें बी वाला सही होगा, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन कुछ और चीज़ें इस रिपोर्ट के बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए जो जरूरी है। मीथेन के बारे में अगर आपको पता हो, CH4 जिसे कहा जाता है फॉर्मूला, एक तरह की हाइड्रोकार्बन गैस है। कैसी गैस है, हाइड्रोकार्बन गैस है। अब इसका मीथेन क्या एक कलरलेस है ना, और इसके अलावा क्या ज्वलनशील है, मतलब क्या जलती, फ्लेमेबल गैस है। कैसी है, फ्लेमेबल है। ठीक है, और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम बात करें GHG मिशन में 1/3 जो कंट्रीब्यूशन किसका माना जाता है, ग्रीन हाउस गैस में किसका माना, मीथेन का माना जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। भारत एग्रीकल्चर से अगर हम बात करें तो केवल जो ग्लोबली इमिशन होता है ना, तो भारत अपने एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से 12% योगदान देता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। एक और कीवर्ड देखने को मिलता है, ग्लोबल मीथेन प्लेज। ग्लोबल मीथेन प्लेज का क्या मतलब क्या होता है कि मीथेन को लेकर कम करने की दिशा में जो विश्व का प्रयास, उसे प्लेज बोला जा रहा है, कमिटमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरे बिना किसी देरी के दूसरे एमसीक्यू पर चलते हैं। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए, जिसमें स्टैटिक ज़्यादा डेप्थ होती है उसमें ज़्यादा डेप्थ जाते हैं हम, जिसमें कम डेप्थ होती है उसमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लिखे हैं ना। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक नॉलेज नहीं है तो इसमें लिमिट में देंगे, लेकिन पहले में बहुत सारा था तो हमने उसे जी भर के आपको दिया नॉलेज। दूसरा एमसीक्यू में पहले स्टेटमेंट है, पहले करंट अफेयर जान लेते कि नेपाल में वेस्ट सेती हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसके सर्वे की जो लाइसेंस की डेट है वो बढ़ गई है। ठीक, तो ये सबसे पहला आप ये जान लीजिए कहाँ के संबंध में है, नेपाल के संबंध में है। ठीक है,
चलिए, वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो जनजीव प्रोटेस्ट हाल में कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। तो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट इज डिजाइन एज अ रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये एक रन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, किसका? वेस्ट सेती परियोजना जिसे बोला जा रहा है। दूसरा, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द एनएचपीसी, इसे एनएचपीसी ने डेवलप किया है। तीसरा, नेपाल विल रिसीव फ्री इलेक्ट्रिक एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अरेंजमेंट, नेपाल को निःशुल्क विद्युत प्राप्त होगी इस अरेंजमेंट के तहत। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा B2 and 3। पहला जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि रन ऑफ द रिवर मतलब नदी चलती रहे, प्रोजेक्ट से बिजली बनती रहे, ऐसा नहीं है। ये स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। किस तरह का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? स्टोरेज। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट गलत। अब देखो, सेठी नदी यहाँ पे जिस पे बन रहा है, कौन सी नदी पर बन रहा है? सेठी नदी पर बन रहा है। अब सेठी नदी किसकी सहायक है? करनाली रिवर एक है, करनाली रिवर, तो इसकी सहायक नदी है, जहाँ पे 750 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जो स्टोरेज वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि मानसून के टाइम में पानी भरता है, जिससे पूरे साल बिजली पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, नेपाल को यहाँ पे 21% के आसपास अगर हम बात करें मुफ्त बिजली मिलेगी। ठीक है, ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कितना? 21.9% जो बिजली इसकी टोटल होगी वो नेपाल को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मीरत बगल के बारे में, मीरत बगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेरठ, तो मेरठ का है, मीरठ बगल क्या है? हाल में क्या हुआ है, जो मेरठ बगल है उसको जीआई टैग मिला। क्या मिला? जीआई टैग मिला। अब जीआई टैग मिल गया है तो इसको लेके स्टेटमेंट बनेंगे। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, आप अटेम्प्ट करिए कि जो मेरठ का जो बगल है ना, मैनुअली क्राफ्टेड किया जाता है, हाथ से बनाया जाता है, पीतल का वाद्य यंत्र, ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस जब आती थी उनको स्वागत में एक तरह बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, मीरत बगल मेकिंग ट्रेडिशन बिगन आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी के बाद इसकी शुरुआत होती है। तीसरा, अगर हम बात करें तो द जीआई टैग प्रोडक्ट्स बगल फ्रॉम चीप इमिटेशन ऑफ अनफेयर कंपटीशन, जीआई टैग ब्यूगल को नकली प्रतियों अनुचित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा देता है। देखिए तीसरा स्टेटमेंट, तो अगर आपको लग रहा होगा कि ठीक है भाई तीसरा तो एकदम करेक्ट है कि जीआई टैग का मतलब क्या है? कोई कॉपी ना बेच पाए, इसका डुप्लीकेट ना बेच पाए, सरकार उसको सुरक्षा दे। अब जीआई टैग डब्ल्यूटीओ का प्रोविजन असर नहीं सिर्फ भारत में है, तो इसको लेके एक्ट भी आई थिंक आया था 1995 के अराउंड में, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये बात होगी। अब आखिर है क्या? ये मैंने आपको बता ही दिया कि पीतल की शीट को काट कर एक तरह के हथौड़े से बनाया जाता है, तो एक तरह का वाद्य यंत्र है, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करें तीसरा में, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट में पहला इनकरेक्ट क्यों है? सॉरी, तीसरे स्टेटमेंट में दूसरा इनकरेक्ट है, मैंने पहला बोल दिया। ठीक है, तो जो मीरत बगल की शुरुआत 19वीं सदी के अंत से चली आ रही, मतलब 18 कुछ के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी ना कि आज़ादी के बाद। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में? सरल सिम्स के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरल सिम्स। हाल में क्या हुआ, जो स्टील मिनिस्ट्री है ना, उसने सरल सिम्स नामक एक अगर एप्लीकेशन को जो कहते हैं ना कि पंजीकरण रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की है। कब से इससे सुविधा शुरू की गई है? 21 नवंबर से इसको शुरू किया गया है। अब सरल सिम्स जिसे स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बोला जाता है। क्या सिम्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसको बोला जाता है। ठीक, जिसमें छोटे जो इंपोर्टर्स हैं ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरल बनाने हैं तो इसे बनाया गया है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो सेज है या ईओ है, एडवांस ऑथराइजेशन है, ऐसी प्रणालियों में क्या किया जा सके, इनकी जो प्रोसेसिंग में डिले होता है उसको कम किया जा सके। तो सरल सिम्स अलाउ करता है इम्पोर्टर्स टू फाइल वन डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ जनरेशन सेपरेशन सिम्स रजिस्ट्रेशन फॉर ईच शिपमेंट। सरल सिम्स आयातकों को हर शिपमेंट के लिए अलग सिम्स रजिस्ट्रेशन के लिए एक वार्षिक घोषणा करने की अनुमति देता है। यह बात यहाँ पे करेक्ट है। एक बार कोई क्या कर सकता है, इसमें एप्लीकेशन कर सकता है। एक बार अगर वार्षिक घोषणा में अप्लाई कर देगा, ठीक है, तो कंसाइनमेंट इंपोर्ट कर पाएगा, तो बहुत सारी सुविधाएं उसको भी मिलेगी। ठीक है, इसकी 3 कैटेगरी हैं, जैसे स्मॉल इंपोर्ट्स करना है या किसी को एक्सपोर्ट का पर्पज़ है किसी का, तो अलग अलग कैटेगरी है। पर्पज़ क्या है कि स्टील जो आयात हो रहा है उसको निगरानी किया जा सके, वह डोमेस्टिक डाटा को भी कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे बढ़ें तो इट अप्लाई ओनली स्टील इंपोर्टर्स अंडर चैप्टर 7273 एचएस सर्टिफिकेशन। एचएस सर्टिफिकेशन तो इसके लिए यूज किया जाता है, जो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि और 72, 73, 86 पर लागू होगा। मतलब जो 73 बोला जा रहा है, आई थिंक ये इनकरेक्ट है। इतना डिफिकल्ट तो पूछा नहीं जाता 72, 73, 86, ठीक है, लेकिन आई थिंक इसमें यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता। सरल सिम्स अगर पूछ लिया गया, ये क्या है, स्टील सेक्टर से किससे संबंधित है, खाली इतना ही पूछा जाएगा। स्टेटमेंट बना दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए।
इम्पोर्ट अंडर सेज एंड ईओयू रूटर्स हैव नो क्वांटिटी लिमिट अंडर द सरल सिम्स। सरल सिम्स के अंतर्गत कोई सीमा नहीं है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो 1 एंड 2 स्टेटमेंट, 1 एंड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में? सीएससी के बारे में। अब ये थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक हो गया। सीएससी मतलब क्या, चलिए पहले जान लेते हैं। तो सीएससी किसे बोला जा रहा है? सीएससी बोला जा रहा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आखिर है क्या, जिसकी 7th एडिशन हाल में कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली। 1 डे एग्जाम है तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई है। अब अगर हम बात करिए, एक रीजनल ग्रुप है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स शामिल। कौन कौन शामिल है? ये लिख लीजिए आप, भारत है, बांग्लादेश है ना, इसके अलावा और लिख लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका के अलावा कौन सा है? मालदीव है, मालदीव के अलावा मॉरिशस है, मॉरिशस के अलावा कौन सा है? सेशल्स है। तो ये सारे देश इसमें शामिल हैं। इसको शुरू किया गया था 2011 में, जिसका पर्पज क्या था? पहली बार बैठक हुई भारत, मालदीव, श्रीलंका की, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका पर्पज क्या था कि जो ओशन सिक्योरिटी है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म है, या अगर हम बात करें तस्करी होती है, ट्रैफिकिंग होती है, इन सब से क्या करना? सुरक्षा प्राप्त करना, ठीक है। परमानेंट सेक्रेटरी से कहाँ? तो कोलंबो में है। कहाँ पे? कोलंबो। कोलंबो कहाँ? श्रीलंका में, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि सीएससी ओरिजिनली स्टार्टेड एज ए ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। दैट इज एब्सोल्युटली राइट कि श्रीलंका, भारत और मालदीव के बीच में पहली बार इसे शुरू किया गया था। मैंने आपको बताया कि इसकी पहली बैठक हुई थी। दूसरा, बांग्लादेश, मॉरिशस सीएससी के 2 नवीनतम सदस्य हैं। बांग्लादेश और मॉरिशस इसके नवीनतम सदस्य हैं, यह भी एकदम बात करेक्ट है। अगर हम बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस ने 2022 में इसको ज्वाइन किया था और बांग्लादेश ने 2024 में इसको ज्वाइन किया। सीएससी परमानेंट सेक्रेटरी लोकेटेड इन कोलंबो। सीएससी का परमानेंट सेक्रेटरी कोलंबो लोकेटेड है, ये बात एकदम करेक्ट है। डी स्टेटमेंट यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 6 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होगा कि चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। अब चीता रिहेबिलिटेशन जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसमें पर्पज़ क्या था कि नामीबिया है ना, फिर बाद में बोत्सवाना से भी चीता भारत में लाया गया। 1951-52 की बात है। भारत में चीता विलुप्त हो गया शिकार वगैरह की वजह से। बाद में सरकार ने चीता रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट चलाया और उसमें चीता को अफ्रीका से लाया गया। तो जब चीता को अफ्रीका से लाया गया तो मध्य प्रदेश के कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर चीता को बसाया गया। तो वहाँ पर जो चीता बसा, वहाँ पे जो लेडी चीता थी, उसने 5 शावकों को जन्म दिया। पहले इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, अब क्या है, चीते की जो है यहाँ के माहौल में एडजस्ट कर गया है और आने वाली जनरेशन से चीते की संख्या बढ़ती जाएगी। तो कुनो जो नेशनल पार्क है, जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, ये यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, जिसको 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, WLS डिक्लेयर किया गया। तो बाद में 2018 में से नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट में किया गया, ठीक है। अब इसको एशियाटिक लायन रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट का भी पार्ट बनाया गया, यह भी एकदम यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरा, यहाँ पे कुनो नाम क्यों है? क्योंकि कुनो यहाँ पे नदी बहती है। कुनो नदी किसकी सहायक नदी है? कुनो नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी कहाँ पे निकलती है? चंबल नदी जनापा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? इंदौर से निकलती है। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और यमुना कहाँ पे मिलती है? जाके इटावा में मिलती है, इटावा से। और यमुना गंगा की सहायक है, जो इलाहाबाद में मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिंक रहती हैं। ये सारी बातें आपने यहाँ पर देख ली। 8 नामीबियन चीता लाए गए थे, यहाँ पे 20 चीता लगभग लाए गए हैं टोटल, ठीक है। स्टेटमेंट बन रहे हैं कि कुनो नेशनल पार्क लोकेटेड विंध्यन हिल्स, मध्य प्रदेश। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। इसे मूल रूप से एशियाई शेरों के लिए चुना गया है, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। कुनो रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, ये बात एकदम करेक्ट इनकरेक्ट है। 1 2 यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे वो मनाया जाने वाला है क्या? 385 पुण्यतिथि मनाई जाने वाली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए भी। और अभी दिल्ली में अटैक हुए तो उसके बाद वहीं पे, जहाँ पे अगर हम बात करें लाल किला है, वहीं पे अगर हम देखें तो इनकी गुरुद्वारा भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। गुरु तेग बहादुर वाज 9th गुरु एंड यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोविंद। हरगोविंद के छोटे पुत्र थे और 9वें गुरु थे। और उन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, ही वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब के टाइम पे इनको फांसी दे दी गई थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा स्टेटमेंट में जाएँ, सही आंसर पहले पकड़ लेते हैं। चलिए, तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खालसा पंथ को जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे, उन्होंने नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, अमरदास, गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो 10 गुरु यहाँ पे अपने अपने टाइम पर हैं। तो जो गुरु तेग बहादुर थे ना, उनका जन्म
1621 के आसपास हुआ था और लगभग 1680 के दशक में, एक बार देख लीजिएगा, 1680 के आसपास इनकी मौत हुई थी। 9वें गुरु थे, ठीक है। त्यागमल इनका बचपन का नाम हुआ करता था। बाद में अगर हम बात करें तो ये 9वें गुरु है और इन्होंने क्या किया, आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आनंदपुर साहिब शहर की। और गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, 100 से ज़्यादा इन्होंने उसमें अपने इनपुट्स लिखे, ठीक है। बाद में अगर हम बात करें तो इस्लाम ग्रहण करने का 1675 के आसपास अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने इनको चांदनी चौक के आसपास शहीद करवा दिया था और वहीं पर उनका शहादत स्थल भी है। अगर भी आप दिल्ली जाएँ तो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में? जेवलिन के बारे में। जेवलिन इट इज अमेरिका का जो जेवलिन मिसाइल है या एक्सीकैलिबर प्रोजेक्टाइल, उसे बेचने की परमिशन मिली है, ठीक है ना, भारत को परमिशन दी है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये है कहाँ का? जेवलिन अमेरिका का है। भारत ने बनाया नहीं बनाया है? किसने बनाया है? रेथॉन और लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। लेथॉन और लॉकहीड मार्टिन ने। तो ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जेवलिन इज ए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जॉइंटली मेड बाई रेथॉन एंड लॉकहीड मार्टिन। तो इनके द्वारा ये बनाया गया, रेथॉन किसके द्वारा? लॉकहीड मार्टिन के द्वारा जॉइंटली बनाया गया। ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, इट यूजेस फायर एंड फॉरगॉट गाइडेंस सिस्टम, मतलब दागो और भूल जाओ की व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। अब यह है क्या, अगर हम बात करें तो इसकी 2.5-3 किलोमीटर रेंज है। एक तरह का हम बात करें आर्टिलरी गन है, ठीक है ना। तो क्या है? GPS आर्टिलरी गन है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इट हैज़ इफेक्टिव रेंज ऑफ अराउंड 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की रेंज है। ये तो बात एकदम इनकरेक्ट हो जाती है भाई। 1-2 इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में है? ये तो क्वेश्चन हमने कल ही देख लिया था, यहाँ पे इसका ऐड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये 9 भी क्वेश्चन आई थिंक कल हमने देख लिए थे कुरुसाओ आइलैंड के बारे में, तो इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही है। हमने 8 क्वेश्चन देखे। ये जो 9वां 10वां क्वेश्चन है, कल वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जहाँ पे हमने क्या किया, पूरे सिलेबस को यूनिट्स में बांट दिया है और यूनिट वाइज आपको टेस्ट टारगेट दिए जाते हैं। यूनिट वाइज आंसर राइटिंग कराई जाती है, बेहतरीन इवेलुएशन होता है, मॉडल आंसर मिलता है। किसी की कोचिंग में जाने से बेहतर आप खुद यहाँ पे रह के टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कर सकते हैं और पर्सनली मेरे द्वारा इवेलुएट किए जाएंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी। और ये सब करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बिना झिझक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।